जब सभी ने ये सुना तो वे एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं सके। केवल 6 क्षमता वाले उपयोगकर्ता थे। दूसरे शब्दों में, भाड़े के समूह में सभी क्षमता वाले उपयोगकर्ता उनके हाथों में थे। यूं बुयाओ ने पूछना जारी रखा, भाड़े के समूह में कितने लोग हैं? आंधी, मुझे यकीन नहीं है। यूं बुयाओ, कम से कम कितने हैं? आंधी, 2000 से अधिक लोग। यूं बुयाओ, मुख्यालय कहाँ है? आंधी, इटली, यूरोप। यूं बुयाओ, तुम्हें किसने भुगतान किया? गेल, मुझे नहीं पता, हम केवल निष्पादन के प्रभारी हैं। हम अपने नियोक्ताओं के बारे में नहीं पूछते हैं। फिर वही जवाब था। जब उन्होंने मालदीव में कार्रवाई करने वाले शख्स को पकड़ा तो उन्होंने यही सवाल पूछा। अब एकमात्र उपयोगी जानकारी यह थी कि वे जानते थे कि भाड़े के समूह की मांद कहाँ थी। यून बुयाओ ने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक कला को वापस ले लिया, और गेल अस्थायी कोमा में पड़ गई। इटली दुनिया का लगभग सबसे खतरनाक देश है। माफिया, चरमपंथी संगठन, भाड़े के समूह। बाई झोउ ने बुदबुदाया, संप्रदाय गुरु, हमें आगे क्या करना चाहिए? ची लियान ने जियान ए की ओर देखा। जियान ए ने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी को देखा। मैंने पहले भी कहा है, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हमें परत दर परत जांच करनी होगी जब तक कि हमें वह अपराधी न मिल जाए जो बाई झोउ की हत्या करना चाहता था। चूंकि इन हत्यारों को अपने नियोक्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आइए भाड़े के समूह के नेता को ढूंढें। हम निश्चित रूप से पता लगा सकते हैं। सभी ने सिर हिलाया। हालांकि समाधान थोड़ा अनाड़ी था, फिर भी यही एकमात्र समाधान था। पहले की तरह बैठकर मौत का इंतजार करने या हर दिन तनाव में रहने से बेहतर था कि हमला करने की पहल की जाए। हम कब कार्रवाई कर रहे हैं? यूं बुयाओ पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह पहले ही दुश्मन से लड़ने का मौका चूक चुकी थी। इस बार, चाहे कुछ भी हो, उसे भाग लेना ही था। अन्य लोगों ने भी जियान ए की ओर देखा और उसके आदेश देने का इंतजार किया। जियान ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि वह दूसरे पक्ष को सांस लेने और अपना बचाव करने का मौका नहीं दे सकती। आखिरकार, ये लोग पेशेवर हत्यारे थे जो दुनिया भर में घूमते थे। यदि वे लापरवाह होते, तो उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो सकते थे। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी थी। अगले हफ्ते, हम एक साथ इटली जाएंगे, जियान ए ने गंभीरता से कहा। जब सभी ने ये सुना, तो उन्हें पता चला कि संप्रदाय मास्टर को डर था कि लंबी देरी से परेशानी होगी। इसलिए उसने योजना को इतनी कसकर व्यवस्थित किया। हालांकि, युवान जियान ए के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था। वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, संप्रदाय गुरु, हम में से कुछ ही काफी हैं। आपको स्वस्थ होने की जरूरत है। यह सही है। सेक्ट मास्टर, आपके लिए चीन में रहना अधिक सुरक्षित है। ची लियान ने कहा। जियान ए ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरे लिए स्वस्थ होने के लिए 1 सप्ताह काफी है। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे नहीं छुप सकता। चाहे कुछ भी हो, मुझे इस बार तुम्हारे साथ जाना होगा। जब सभी ने ये सुना, तो किसी ने उसे समझाने की हिम्मत नहीं की। जियान ए के शब्द उनके दिल में अंतिम निर्णय थे। इन लोगों के बारे में क्या? जियोजेन ने बेहोश आंधी को देखा और पूछा, क्या हम उसे मारने जा रहे हैं? जियान ए ने तुरंत गेल की ओर देखा और उसे मारने या न मारने के बीच विकल्प चुना। ऐसा नहीं था कि वह उसे मारना सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन वह विचार कर रही थी कि क्या ये लोग अभी भी उपयोगी थे। अंत में, बाई झोउ ने कहा, हम पहले उन्हें जीवित क्यों नहीं छोड़ देते? यह मामला सुलझने के बाद हम उनसे निपटेंगे। वे बाद में हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। जियान ए युआन को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
आपकी तलवार की आभा उनकी क्षमताओं को हमेशा के लिए सील कर सकती है। युवान ने सिर हिलाया। मेरे अलावा कोई इसे पूर्ववत नहीं कर सकता। जियान ए को राहत मिली। अपनी क्षमताओं से मुहरबंद होने के कारण वे बिल्कुल सामान्य लोग थे। यदि वह उन्हें कुछ दिन और जीवित रहने दे तो वे भविष्य में काम आ सकते हैं। जब गेल को वापस उसके कमरे में लाया गया तब भी वह बेहोश था। एंड्रू के अलावा, जो अभी भी बेहोश था, कमरे में मौजूद अन्य लोग पहले से ही जाग रहे थे। हालांकि वे केवल लेट सकते थे और हिल नहीं सकते थे। तुमने उसके साथ क्या किया? ये देखकर कि गेल बेहोश था, लुईस मदद नहीं कर सका लेकिन जियोजेन की ओर देखा और पूछा। जियोजेन ने ऊपर देखा, लुईस पर भावहीन रूप से। ये पहला प्रतिद्वंद्वी था जिससे वह कल रात मिला था। उस समय वह बहुत घमंडी और निश्चिंत थी, लेकिन अब जियोजेन ने धीरे से दूर देखा और कहा, वह ठीक है। वह उन्हें यह नहीं बता सका कि जो लोग आध्यात्मिक कला से पीड़ित थे वे एक निश्चित अवधि के लिए कोमा में पड़ जाएंगे। जियोजेन कम बोलने वाला व्यक्ति था। इसके अलावा, भले ही उसने ये कहा हो, वे शायद समझ न सकें। आंधी को रोकते हुए जियोजेन जाने के लिए मुड़ा, लेकिन लुईस ने तुरंत पूछा, क्या आप हमें मारने नहीं जा रहे हैं? आयरीन ने कल रात भी यही प्रश्न पूछा था। जियोजेन अपनी जगह पर रुक गया और एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर चले गए। लुईस ने दांत पीसकर दरवाजे की ओर देखा। अंत में उसने शक्तिहीन होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देखकर आयरीन मदद नहीं कर सकी, लेकिन जियोजेन ने उसे कल रात जो जवाब दिया वह उसने दिया। अभी हमारी जान लेने का समय नहीं आया है। जब सभी ने ये सुना तो सभी ने आयरीन की ओर देखा। इस समय आयरीन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं और दीवार के कोने पर झुक गई थीं। वह पूरी रात सोई नहीं थी और बहुत थकी हुई थी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी कारण से, भले ही उन्हें पहले ही कैदियों में बदल दिया गया था, वे हमेशा राहत महसूस करते थे जब वे आयरीन को अपने पास देखते थे। भले ही वह अब भी उसी तरह नियंत्रित थी। शायद ये सुरक्षा की भावना थी जो ताकतवर ला सकता था। जियान ए ने पहले ही खुद की मदद की थी और सीयू ने अपने फॉर्म शिक्षक सुन दाशेग से छुट्टी के लिए आवेदन किया था। सौभाग्य से शिक्षक की नज़र में वह एक अच्छी छात्रा थी। बहाना बनाने के बाद भी सुन दाशेग को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से जियान ऐसीयू के जागने का इंतजार करते हुए जियोजेन के स्थान पर आराम कर रहा था। युवान और बाकी लोग नहीं गए और जियान ए के साथ जाने के लिए पीछे रह गए, क्योंकि उसने दूसरे पक्ष की हत्या को सफलतापूर्वक हल कर लिया था। बाई झोउ ने अंततः कुछ समय के लिए अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। उन्होंने फिर से कंपनी की कमान संभालने के लिए जियान ए का पद संभाला। तथापि सुरक्षा कारणों से ची यांग को हर दिन काम के बाद उसे लेने जाना पड़ता था और पूरे दिन उसके साथ रहना पड़ता था। जियान ए इन कुछ दिनों से निष्क्रिय नहीं था। जब वह बिस्तर पर स्वास्थ्य लाभ कर रही थी, उसने साउथ सिटी की पुनर्निर्माण योजना के लिए बोली का मसौदा तैयार किया। जहां तक आयरीन और बाकी लोगों की बात है, क्योंकि वे युवान की तलवार के जाल में फंस गए थे, वे केवल उस कमरे में ही घूम सकते थे। सौभाग्य से उनके नहाने के लिए कमरे में एक स्वतंत्र बाथरूम था। इसके अलावा उन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। वे दिन में 3 बार भोजन करते थे। जियान ए के शब्दों में, भले ही इन लोगों की किस्मत मौत थी, उन्हें मानवाधिकारों का सम्मान देना होगा। 3 दिन बाद सीयू और एंड्रू एक ही समय पर जागे।
उसकी छाती पर ऐसा महसूस हो रहा था मानो हजारों पाउंड का पत्थर उस पर दबा हुआ हो। जब सीयू ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह उठना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर कमजोर था। हालांकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वह कोई ताकत भी नहीं लगा सकता था। आखिरकार आप जाग गए। जियान ने बिस्तर पर लेट गई और मुस्कुराते हुए सीयू की ओर देखा। संप्रदाय मास्टर, मैं। सीयू ने जियान ए को कमजोर दृष्टि से देखा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके सीने में जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। ये देखकर जियान ए ने जल्दी से कहा, इधर उधर मत घूमो, जियोजेन ने सिर्फ तुम्हारे लिए दवा लगाई। उन्होंने कहा कि इस दवा के प्रभाव से तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होगा, चूंकि तुम जाग रहे हो। इसे सहन करो। जैसे ही जियान ए ने बोलना समाप्त किया, सीयू को अपने सीने में जलन महसूस हुई। ये बिल्कुल वास्तविक लगा, मानो आग उसे जला रही हो। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह दर्द के कारण उठा है या दवा के कारण। थोड़ी सी भौहें सिकोड़ते हुए सीयू ने सूखी आवाज में पूछा, संप्रदाय मास्टर, मैं कितने समय से बेहोश हूँ? उद्धरण चिन्ह। जियान ए ने कहा, आप बुरी तरह घायल हो गए थे, इसलिए 3 दिन हो गए। सीयू कुछ कहने ही वाला था कि जियान ए ने तुरंत कहा, मामला सुलझ गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। आराम करो, तुम अभी उठे हो, इसलिए बात करने में जल्दबाजी मत करो। सीयू ने अपना मुंह खोला और उसका गला असहज महसूस हुआ। ये सुनकर वह आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उस सप्ताहांत वांग ज़िचेन अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रहा था। इस अवधि के दौरान उनके अथक प्रयासों के बाद वांग युनझोंग ने आखिरकार उन्हें कुछ समय के लिए रहने के लिए जियांग चुनफेन के घर भेज दिया। ये स्वाभाविक रूप से वे परिणाम थे जिनकी वांग ज़िचेन को सबसे अधिक आशा थी। हालांकि वह अपने दिल में खुश था, फिर भी वह गुस्से में दिख रहा था। जैसा कि कहा जाता है, किसी को पूरा प्रदर्शन करना होता है। ये कहना होगा कि वांग ज़िचेन का आईक्यू हाल ही में बढ़ रहा था। भले ही वह जा रहा था, वह चाहता था कि वांग युनझोंग और वांग परिवार के 2 बुजुर्गों को यह महसूस हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है। जैसा कि अपेक्षित था, वांग युनझोंग वांग ज़िचेन के कमरे में आए। जब उन्होंने अपने बेटे की अनिच्छुक अभिव्यक्ति देखी, तो उनका दिल नर्म हो गया। आखिरकार वह वही बेटा था जिससे वह बचपन से ही प्यार करता था। वांग युनझोंग उसे इतने लंबे समय तक अपना पक्ष छोड़ने के लिए सहन नहीं कर सके। बेटा, जब तुम अपनी माँ के पास जाओ तो उनकी बात सुनो। अब तुम अपनी पढ़ाई में आराम नहीं कर सकते। तुम कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने वाले हो, समझे? वांग ज़िचेन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना लैपटॉप सूटकेस में फेंक दिया और अपने ईयरफोन को अंदर फेंकने के लिए घूम गया। उसकी हर हरकत में गुस्सा भरा हुआ था। ये देखकर वांग युनझोंग अब उसे डांटना सहन नहीं कर सका। उन्हें लगा कि उनके बेटे का नाराज होना वाजिब है। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि जू कियान को स्वस्थ होने के लिए एक शांत जगह की आवश्यकता होती, तो वह अपने बेटे को दूर नहीं भेजता। जब आप पैकिंग पूरी कर लें तो मुझे कॉल करें। पिताजी आपको वहां ले जाएंगे। वांग युनझोंग ने धीरे से आह भरी और जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वांग युनझोंग चले गए, बूढ़ी मैडम वांग चुपचाप कमरे में आ गईं। अचानक उसके पीछे आई बूढ़ी औरत ने वांग ज़िचेन को चौंका दिया। दादी, क्या आप चलते समय आवाज नहीं करती? क्या मैंने आपको खटखटाने के लिए नहीं कहा था? जब बूढ़ी मैडम वांग ने ये सुना, तो उन्होंने तुरंत वांग ज़िचेन को खींच लिया और उसे अपनी आवाज कम करने के लिए कहा, चिल्लाओ मत, तुम्हारा दरवाजा बंद नहीं है। इसलिए दादी अंदर आ गईं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया,
वांग जिचेन की अधीर अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना बुढ़िया ने अपनी जेब में हाथ डाला और गहरे लाल रंग का एक बैग निकाला, प्लास्टिक बैग। उसने इसे वांग जिचेन के सूटकेस में भर दिया। अपने पिता को ये देखने न दें। दादी और दादा आपको पॉकेट मनी के लिए 20,000 युआन दे रहे हैं। जब आप अपनी माँ के पास पहुँचें तो इस पैसे से जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं उसे खरीद लें। अपने आप से बुरा व्यवहार न करें। 20,000 युआन। जब वांग जिचेन ने यह बात सुनी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि वह एक समृद्ध पारिवारिक माहौल में बड़ा हुआ था, फिर भी वह एक कम उम्र का बच्चा था। वांग युनजोंग ने उन्हें पॉकेट मनी के रूप में अधिकतम 1 से 2,000 युआन ही दिए। अब जब बुढ़िया ने 20,000 युआन निकाले तो वांग जिचेन एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं कर सके। यह एक सपने जैसा लगा। अंत में वांग जिचेन वांग परिवार का प्रिय था। बुढ़िया को अपने पोते पर सबसे ज्यादा प्यार था। इसके अलावा उसने जू कियान की वजह से उसे छोड़ दिया था। बुढ़िया बहुत परेशान हुई और उसे डर था कि उसका पोता उससे नफरत करेगा। इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और वांग जिचेन को खुश करने के लिए उसे 20,000 युआन दिए। वांग जिचेन पहले से ही अपने दिल में खुश थे। अब जब उसने 20,000 युआन देखे तो वह और भी खुश था। धन्यवाद दादी, उसने प्यार से धन्यवाद दिया, जिससे बुढ़िया तुरंत खुश हो गई। अपने पिता पर नाराज मत हो। जब तुम्हारी चाची कियान एक भाई को जन्म देगी तो हम तुम्हें वापस ले आएंगे, बुढ़िया ने उसे सांत्वना दी। वांग जिचेन ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और अस्थायी रूप से पूछा, दादी, क्या मैं उस पैसे को लापरवाही से खर्च कर सकता हूँ? निसंदेह तुमसे हो सकता है। बुढ़िया दयालुता से मुस्कुराई। यह आपके लिए है, आप जो चाहें खरीद सकते हैं, लेकिन इसे अपनी माँ को ना देखने दें, अन्यथा वह इसे जब्त कर सकती है। ज़मीन को भी इसे देखने न दें। अगर वह इसे लीक कर दे तो क्या होगा? वांग जिचेन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, अगर मैं खर्च खत्म कर दूं। वांग जिचेन स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने इस तथ्य का लाभ उठाते हुए अपनी किस्मत को आगे बढ़ाया कि सभी को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अंत में बुढ़िया उसकी चाल में फंस गई। बिना सोचे समझे उसने कहा, तुम्हारा खर्च पूरा होने के बाद मैं और दे दूंगी, चिंता मत करो। वांग जिचेन। ट्रांसलेशन फेल्ड फॉर दिस सेक्शन। जल्द ही विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। समय आने पर वह बैयून शहर छोड़ देगा। आप उसे ज्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे। जहाँ तक आपके रिश्ते की बात है, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहुत आगे की मत सोचो। जैसे ही वह बोल रहा था, वांग युनजोंग खड़ा हुआ और अपनी टाई सीधी की। ठीक है, लेट जाओ और आराम करो, मैं उसे विदा कर दूंगा। जू कियान ने दयनीयता से सिर हिलाया। लेकिन वांग युनजोंग के कमरे से बाहर निकलने के बाद उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसकी आंखों में एक आत्मसंतुष्ट उपहास भर गया। कार में बैठने के बाद वांग जिचेन पिछली सीट पर बैठ गए, जैसे कि उसने नखरे दिखाने की मिठास का स्वाद चख लिया हो। उसने अभिनय जारी रखने की योजना बनाई। वांग युनजोंग ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से अपनी दाहिनी ओर खाली सामने वाली यात्री सीट को देखा और फिर पिछली सीट पर अपने बेटे को देखा। अंत में उसने गहरी आह भरी। फिर उसने उसे अपना हैंडबैग लेते हुए, उसे खोलते हुए और एक क्रेडिट कार्ड निकालते हुए देखा। ये पिताजी का पूरक कार्ड है, इसे लें। अगर आप और आपकी बहन बाद में कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो इस कार्ड को स्वाइप करें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वांग युनजोंग ने वांग जिचेन को कार्ड सौंप दिया। तभी वांग जिचेन ने अंततः वांग युनजोंग को उचित रूप दिया। उसे और भी आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ।
उनके पिता की क्रेडिट कार्ड की सीमा स्वाभाविक रूप से कम नहीं थी। वांग ज़िचेन ने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और कार्ड डालने के लिए अपना बटुआ खोला। ये देखकर वांग युनजोंग ने अपना हाथ उठाया और कार स्टार्ट कर दी। रास्ते में उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब वे जियांग चुनफेन के विला पहुंचे, तो जियांग चुनफेन पहले से ही बाहर सड़क पर इंतजार कर रहे थे। जब उसने वांग युनजोंग की कार को आते देखा, तो वह 2 कदम आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोक सकी। जब कार धीरे धीरे रुकी, तो वांग ज़िचेन ने दरवाज़ा खोला और सबसे पहले कार से बाहर निकले। जब उसने जियांग चुनफेन को देखा, तो वह चिल्लाया, माँ! वह जियांग चुनफेन के पास गया और उसे गले लगा लिया। वांग युनजोंग की नई शादी के कारण उन्होंने अपने बेटे को दूर भेज दिया। जियांग चुनफेन ने केवल ये सोचा कि उसके बेटे के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उसका दिल उसके लिए दुखता था। वह उसकी पीठ थपथपाने और उसे सांत्वना देने से खुद को नहीं रोक सकी। ज़िचेन, यहाँ कुछ देर रुकना अच्छा रहेगा। माँ आपके रुकने और न जाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं फिर हर दिन तुम्हारी याद नहीं आएगी। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने वांग युनजोंग की ओर निर्दयता से देखा। जब वांग युनजोंग ने ये स्थिति देखी, तो उसने अपनी नाक रगड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और नाराजगी से अपना सिर दूसरी ओर कर लिया। पहले अंदर जाओ, ज़िमेन घर में है। माँ को आपके पिता से कुछ कहना है, जियांग चुनफेन ने कहा। वांग ज़िचेन ने सिर हिलाया और अपने अस्तित्वहीन आंसुओं को पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। वह ट्रंक के पास गया, अपना सामान खींचा और विला की ओर चल दिया। ये देखकर वांग युनजोंग जल्दी से चिल्लाया, ज़िचेन, अपनी माँ की बात सुनो, बदमाशी मत करो। वांग ज़िचेन ने पलटकर भी नहीं देखा। ठीक है, बेकार की बातें करना बंद करो। जियांग चुनफेन के चेहरे पर कोई सुखद अभिव्यक्ति नहीं थी। वह वांग युनजोंग के पास गई और भौहें चढ़ा लीं। ज़िचेन बचपन से ही आपके सबसे करीब था। तुमने अपनी नई पत्नी के कारण बिना कुछ कहे उसे विदा कर दिया। आप क्या सोच रहे हैं? क्या दोनों बुजुर्ग उस पर सबसे अधिक स्नेह नहीं करते? वे उससे अलग होने को तैयार हैं? क्यों? क्या उन्हें यकीन है कि आपकी नई पत्नी बेटे को जन्म दे सकती है? जियांग चुनफेन के गुस्से का सामना करते हुए वांग युनजोंग को दोषी महसूस हुआ। आखिर उन्होंने अपने बेटे को विदा कर दिया था। उन्होंने तुरंत समझाया, चुनफेन, यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। ज़िचेन और कियान की आपस में नहीं बनती और वह उसे डराता रहता है। कियान गर्भवती और कमजोर है। मैं भी चिंतित हूँ। मुझे पता है कि ज़िमेन को अकेले काम करना और उसका पालन पोषण करना आपके लिए पहले से ही कठिन है। लेकिन इसे इस तरह लें जैसे आप समझ रहे हैं और इस बार मेरी मदद कर रहे हैं। जब कियान बच्चे को जन्म देगी, तो मैं ज़िचेन को वापस लाऊंगा। वांग युनजोंग का रवैया ईमानदार था। जियांग चुनफेन भी समझ गई थी कि उसका बेटा एक गौरवान्वित व्यक्ति था, इसलिए उसने यह नहीं सोचा कि वांग युनजोंग अतिशयोक्ति कर रहा था। जियांग चुनफेन ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मुझे अपने बेटे की देखभाल करनी है। चिंता मत करो, उसे यहीं छोड़ दो। वांग युनजोंग ने तुरंत राहत की सांस ली और तुरंत दूसरा कार्ड निकाला। यह आपका जीवन यापन भत्ता है। ज़िचेन अंदर है और ज़िमेंग का बाल सहायता शुल्क भी है। मैं तुम्हें अगले साल का एडवांस भी दे दूंगा। फिर वह उसे याद दिलाना नहीं भूला, पैसे मत खर्च करो ज़िचेन। मैंने उसे एक पूरक कार्ड दिया, उसमें कोई कमी नहीं है। जियांग चुनफेन इसे लेने के लिए पहुंचा। मैं समझता हूँ, छुट्टी। मैं वापस जाऊंगी और उनके लिए दोपहर का खाना बनाऊंगी। जब वांग युनजोंग ने ये सुना, तो उन्होंने जियांग चुनफेन की ओर देखा और अवचेतन रूप से कहा, मैंने भी नहीं खाया है।
जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वांग युनझोंग को इस पर पछतावा हुआ। वह नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। जैसा कि अपेक्षित था, जियांग चुनफेन ने उसकी ओर देखा और कहा, वांग युनझोंग, क्या तुम पागल हो? तलाक के बाद भी तुम मेरा खाना खाना चाहती हो? आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैंने बस यूं ही उत्तर दे दिया। मैंने यह नहीं कहा कि मैं भोजन के लिए रुकना चाहता हूँ। वांग युनझोंग ने तुरंत अपनी मुस्कान बदल दी और दोषी महसूस किया। तलाक से पहले, याद करते हुए, उसने जियांग चुनफेन को ऐसी अभिव्यक्ति कब दिखाई थी? किसी कारण से। तलाक के बाद, शायद इसलिए कि जियांग चुनफेन की आभा मजबूत होती जा रही थी, उसने जियांग चुनफेन से जोर से बात करने की हिम्मत नहीं की। अभी जाओ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जियांग चुनफेन ने अपना हाथ ऐसे लहराया मानो वह मक्खी का पीछा कर रही हो। पहले, वह अब भी वांग युनझोंग के प्रति अधिक विनम्र हो सकती थी। हालांकि उनका तलाक हो चुका था, फिर भी वे इतने सालों तक एक ही बिस्तर पर सोए थे। ये कहना असंभव था कि उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। हालांकि, जब से वांग युनझोंग ने उसे अपनी दूसरी शादी का निमंत्रण भेजा, उसने व्यक्तिगत रूप से रिश्तेदारी के इस हिस्से को खत्म कर दिया था। हालांकि बाद में उन्हें इस पर पछतावा हुआ और उन्होंने वांग युनमेई से जियांग चुनफेन से माफी मांगने में मदद करने के लिए भी कहा। फिर भी ऐसा हुआ था। जियांग चुनफेन के दिल में एक कांटा था, इसलिए वह ये दिखावा नहीं कर सकती थी कि कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए, जितना अधिक वह वांग युनझोंग को देखती थी, उतना ही वह उसे नापसंद करती थी। बेशक, यह वांग युनझोंग के कम रवैये और दोषी विवेक का भी एक कारक था। अब जब वह जियांग चुनफेन का सामना कर रहा था, चाहे उसने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हों, उसे लगा कि वह अपना सिर नहीं उठा सकता। ठीक है, अगर जिचेन आज्ञाकारी नहीं है, तो मुझे बुलाओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। साथ ही उसकी पढ़ाई पर भी कड़ी नजर रखें। वह अगले साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे रहा है, वांग युनझोंग कहा। जियांग चुनफेन ने सिर हिलाया। वांग युनझोंग के कार में बैठने का इंतजार किए बिना वह मुड़ी और वापस चली गई। भैया, तुम ऐसे ही भाग गए? कमरे में, वांग जिमिंग, वांग जिचेन को देखकर बहुत खुश हुए और उत्साह से उनकी ओर देखने लगे। वांग युनझोंग की नजरों से हटने के बाद, वांग जिचेन को आखिरकार गलत होने का दिखावा नहीं करना पड़ा। उसने तुरंत अपनी भौहें सहजता से ऊपर उठाईं। देखो, मेरी योजना बहुत बढ़िया है। बिना कुछ कहे पिताजी ने खुद मुझे यहाँ भेजा है। दादाजी और दादी भी सहमत थे? वांग जिमिंग ने आश्चर्य से पूछा। वांग जिचेन ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। दादाजी सोचते हैं कि मुझे विदा कर देना बेहतर है। केवल दादी अनिच्छुक हैं, लेकिन वह हर किसी की इच्छाओं को अस्वीकार नहीं कर सकती हैं। संक्षेप में, मैं अब आजाद हूँ। अब आप ये भी नहीं जानते कि वह परिवार कैसा है। वह जू कियान सितारों से घिरे चंद्रमा की तरह है। जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि वह एक शाही परिवार के सदस्य से गर्भवती है। मैं उसे देखकर ही परेशान हो जाता हूँ। पिताजी ने मुझे उसे आंटी कहने के लिए भी मजबूर किया। जो कोई भी उसे बुलाना चाहता है वह उसे वही कह सकता है। मैं उसे ऐसा नहीं कह सकता। वांग जिचेन को शिकायत करते देख वांग जिमिंग मुस्कुराए। किसी के पक्ष में आपसे लड़ना दुर्लभ है। वांग जिचेन ने उदासीनता से कंधे उचकाए। मैं अब बच्चा नहीं हूँ। चाहे मुझे प्यार किया जाए या नहीं, यह मेरे लिए अर्थहीन है। मुझे अब जो चाहिए वह है आजादी। जब मैं विश्वविद्यालय जाऊंगा और उनसे दूर रहूंगा, तो मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाऊंगा। जैसे ही वह बोला, वांग जिचेन ने अपना बटुआ लहराया और वांग जिमिंग की ओर देखा।
आज सप्ताहांत है, मैं आज रात तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताऊंगा, मेरी दावत। वांग जिमिंग ने अपने भाई की ओर देखा और आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि वे जैविक भाई बहन थे, एक बड़े भाई के रूप में वांग जिचेन ने अपनी बहन वांग जिमिंग को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उसे हमेशा पहले अच्छी चीजें ही मिलती थीं। वह उन्हें केवल अपनी बहन को देता था जब वह उनके साथ खेलते खेलते थक जाता था। वांग जिमिंग पर पैसे खर्च करने की पहल करना तो दूर की बात थी। इसलिए जब वांग जिमिंग ने सुना कि यह उसका इलाज था, तो वह अचंभित हो गई। ट्रांसलेशन फेल्ड फॉर दिस सेक्शन। 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 मुस्कुराया और बाई झोउ की ओर देखा। मैं बस देखना चाहता हूँ। यदि आप कहें तो आप वहाँ एक बार भी नहीं गए हैं। ठीक है, बाई झोउ, जियान ए ने जारी रखा। आप ही थे जिन्होंने नीलामी में इस बार को खरीदने पर जोर दिया था। अंत में आप भी एक व्यवहारिक प्रबंधक बन गए। जियान ए ने बाई झोउ को दोष नहीं दिया। वह तो बस उससे मजाक कर रही थी। बाई झोउ ने हंसते हुए कहा, साउथ सिटी के पुनर्निर्माण के लिए बोली समाप्त होने के बाद हम बार व्यवसाय शुरू करेंगे। मेरे पास अभी समय नहीं है, बॉस। बस इंतजार करें और देखें। यह व्यवसाय गलत नहीं होगा। जियान ने मुस्कुराया और उसकी बातों का खंडन नहीं किया। हालांकि वह अक्सर नाइट क्लबों में नहीं जाती थी, लेकिन वह जानती थी कि मनोरंजन उद्योग में ऐसी जगहें वास्तव में सबसे लोकप्रिय हैं। 10 साल से अधिक समय के बाद भी सलाखों को अभी भी समाप्त नहीं किया गया था। इसलिए बाई झोउ का निर्णय वास्तव में सटीक था। ये सप्ताहांत था और बार स्ट्रीट पर भीड़ थी। वहाँ हर तरह के लोग थे, लेकिन उनमें से अधिकतर युवा लोग थे। पार्किंग की जगह ढूंढने से पहले ची यांग ने कई बार गाड़ी चलाई। कार से बाहर निकलने के बाद जियान ए सड़क के किनारे खड़ा हो गया और चारों ओर देखा। यह बाहर से चमकदार रोशनी वाला था और अंदर से शानदार था। म्यूज बार आसपास का एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध नाइट क्लब था। ये लगभग हर दिन भरा रहता था और सप्ताहांत पर तो यह और भी अधिक भरा रहता था। हालांकि अभी पीक आवर नहीं था, इसलिए वहाँ कम ही लोग थे। भाई, हम वापस क्यों नहीं चलते? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। चौराहे पर वांग जिमिंग को कार से बाहर निकलते ही पछतावा हुआ। ये कहा जा सकता है कि कार में बैठते ही उसे इसका पछतावा हुआ। बार स्ट्रीट पर हर जगह चमकती नियॉन रोशनी और आसपास घूमते युवाओं के समूह को देखकर वांग जिमिंग को लगा कि वह जगह से बाहर हो गया है। उसे लगा कि वह यहाँ की नहीं है। डरना? वांग जिचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यह एक बार है, वेश्यालय नहीं। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें बेच दूंगा? जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी बहन की बांह खींची और कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, ऐसी जगह पर, जब तक आपके पास पैसा है। कोई आपको चाय और शराब पिलाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं। जब चाहो पियो और खेलो। डरने की कोई बात नहीं है। वांग जिमिंग को वांग जिचेन ने लगभग खींच लिया था, लेकिन वह अभी भी इतनी डरी हुई थी कि वह इधर उधर देखती रही, जैसे कोई उसके चारों ओर घात लगाकर बैठा हो। फिर उसने जियान ए को कार से बाहर निकलते देखा। भाई, चचेरा भाई जियो ए। ऐसा लग रहा था कि वांग जिमिंग ने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया है और तुरंत मदद के लिए पुकारा। चचेरे भाई जियो ए। वांग जिचेन स्तब्ध रह गए। उसने नजर घुमाई और पाया कि यह जियान ए था। अगले ही सेकंड में 2 लोग कार से बाहर निकले। उनमें से एक के बाल चांदी जैसे सफेद थे। ओह, वह यहाँ क्यों है? 2 लड़के भी हैं। वांग जिचेन की आंखें चमक उठी, मानो उन्होंने एक
नया महाद्वीप खोज लिया हो। वांग परिवार में जियान ए का व्यक्तित्व एक आज्ञाकारी लड़की का था। इसलिए वांग ज़िचेन इस दृश्य को उपन्यास मानने के अलावा कुछ नहीं कर सके। यहाँ तक कि उन्होंने चांदी के बालों वाली बाई झोउ की भी अपराधी के रूप में कल्पना की। संक्षेप में, वांग ज़िचेन का वर्तमान विचार ये था कि जियान ए ने बुरी बातें सीखी थीं। बहन जियोए। वांग ज़िमेन की मानसिक गतिविधि बहुत कम थी। वह जियान ए से मदद मांगती रही क्योंकि वह बार में नहीं जाना चाहती थी। जब जियान ए ने आवाज़ सुनी तो उसने ऊपर देखा और वांग ज़िचेन और वांग ज़िमेन को देखकर दंग रह गई। वे दोनों यहाँ क्यों थे? हालांकि वह हैरान थी, फिर भी वह आगे बढ़ी। आप दोनों हैं? वांग ज़िमेन के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना वांग ज़िचेन ने कहा, मैं ज़िमेन को खेलने के लिए बार में लाया था। जियान ए ने जब ये सुना तो वह भौंचक्की रह गई। उसने वांग ज़िचेन पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन वह ज़िमेन को समझ गई। क्या वह बार में खेलने आएगी? ये स्पष्ट था कि यह वांग ज़िचेन का विचार था। इस समय वांग ज़िमेन शर्मिंदा दिखे। ये देखकर जियान ए को पता चल गया कि उसने सही अनुमान लगाया है। दूसरी ओर, वांग ज़िचेन ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ जियान ए को देखा और मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी जगह खेलने आओगे। आप में से कितने लोग वहाँ हैं? क्या आप एक साथ आना चाहते हैं? मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। जियान ए, क्या चल रहा था? जियान ए ने शांति से कहा, मैं यहाँ खेलने के लिए नहीं हूँ। अरे, दिखावा करना बंद करो। चारों तरफ बार हैं। यदि आप यहाँ नहीं हैं। ट्रांसलेशन फेल्ड फॉर दिस सेक्शन।